हेलो। तो आज हम अपना कौन सा लेक्चर देखते हैं? लेक्चर टू। लेक्चर टू। हमने कल क्या देखा था? हमने देखा था हमारा जो ये कोर्स है, ये क्या है? पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये एक्चुअली आपको एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, लेखपाल हो, आपका आरआरबी हो, एसएससी का कोई भी हो, जैसे एसएससी सीएचएसएल हुआ, ठीक है, एसएससी फेज 9, मतलब जितने भी आपके ये एसएससी टाइप, एनटीपीसी, लेखपाल, आरआरबी, ग्रुप डी, इस तरह के एग्जाम में सब में बहुत 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 जरूरी है और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाली है। ठीक है। तो कल हमने देखा था अपने लेक्चर 1 में, हमने देखा था कि किसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है। हमने देखा था डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। फिर और क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या हैं। फिर हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, असेंबली। ठीक है। ये हमने देख लिया था। आज हम शुरू क्या करेंगे? आज हम शुरू करेंगे अपना प्रियम्बल। ठीक है। हमने बहुत सारी कमेटी भी देखी थी। ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर में क्या हम देखेंगे? हम देखेंगे प्रियम्बल, हम देखेंगे आर्टिकल 1 to 4th, और फिर फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली मैं जो भी करा रहा हूँ ना इसमें, वो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपके एग्जाम के लिए। आप देखोगे कि इसमें से आपको जो पॉलिटिक है ना, 10 में से कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो मिनिमम है। ये कह रहा हूँ मैं, मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन तो मिनिमम लग जाएंगे, जबकि 8 तक भी क्वेश्चन लग सकते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जो उसके लिए तो आपको डेप्थ में भी पढ़ना पड़ता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। ठीक है। पर ये जो क्रैश कोर्स है, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? प्रियम्बल के बारे में। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देशिका बोलते हैं शायद। ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल में लिखा हुआ है हमारा वी द, आप नोट साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, क्या? resolved to constitute India into a, अब होता है काम की बात शुरू। इंडिया कैसी कंट्री है? कैसी कंट्री है? सॉवरेन, SOVEREIGN, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ये आपको वर्ड याद रखने हैं, इनका मतलब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एंड क्या है? रिपब्लिक, रिपब्लिक, आप एंड हटा दीजिए यहां से, रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, आगे बहुत सारे आगे किसके बारे में बात करिए? जस्टिस के बारे में। इसके बारे में आगे भी प्रिम्बल है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, पहले यहाँ इसने कहा है कि जस्टिस, क्या कहा है? जस्टिस कितने तरह की? जस्टिस के बारे में बात करिए, 3 तरह की। सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये आपको याद रखना है, इसमें हर एक चीज आपको याद रखनी है, मैं हर एक चीज समझाऊंगा। ये क्या है? हमारा प्रियम्बल है। ये तो आपको, अभी आप इंडिया में रहते हो तो आपको आपका प्रियम्बल तो डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, एक एक वर्ड पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने क्या कहा, ये क्या है? हमें ये वर्ड सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर, SECURE, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। अब ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जस्ट प्रियम्बल में जस्टिस कितने तरह का दिया गया है? तीनों तरह का। भाई देखो, कोई भी चीज जो जो जस्टिस हो सकती है वो 3 तरह की उससे हो सकती है। या तो आपका पॉलिटिकल जस्टिस हो, या आपका इकोनॉमिक जस्टिस हो, या सोशल जस्टिस हो। तीनों जस्टिस के बारे में प्रियम्बल में बात करी गई है। हाँ, इनका मतलब जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सबका मतलब मैं आगे नीचे समझाने वाला हूँ। ठीक है।
अब जस्टिस की बात होगी, और किसके बारे में बात करी है? लिबर्टी के बारे में बात करी है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता आपकी, किस तरह की? किस में लिबर्टी? थॉट में, थॉट्स में, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, बिलीफ, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वर्शिप। ठीक है भाई, आपके क्या है, अपने थॉट्स, विचार, आपके एक्सप्रेशन, आपकी बिलीफ, आपकी जिसमें विश्वास है, फेथ के बारे में आपका, और आपकी पूजा यानी वर्शिप के बारे में, इन सब की क्या है? लिबर्टी है। मतलब क्या है? आज़ादी। हम क्या, हमें क्या चाहिए? आज़ादी। तो आज़ादी बिल्कुल है आपको। जस्टिस भी तीनों तरह के हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है। और क्या कहा है? इक्वेलिटी के बारे में बात करी है। किसके बारे में? इक्वेलिटी के बारे में। और किसके बारे में? फ्रेटर्निटी के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में। ठीक है। और फिर आगे कहा गया है कि फ्रेटर्निटी के बारे में, नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट लाइन है हमारे प्रियम्बल की, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, नवंबर, नवंबर 1949, 1949। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, क्या प्रियम्बल में क्या हमारी डेट मेंशन है? मैंने बताया था कि 26th डे को क्या हुआ था, ये पास हुआ था 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि क्या प्रियम्बल में 26 नवंबर के बारे में लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 के बारे में? तो आप कहोगे हाँ। और क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपको लिबर्टी दी गई है, किस किस की दी गई है? थॉट की, आप कहोगे वर्शिप की, आप कहोगे एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, इन सब की लिबर्टी दी गई है। ओके, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी सबके बारे में जिक्र है। अब मैं क्या कहता हूँ कि आपको, जैसे मैंने कहा है कि भाई इंडिया कैसा कंट्री है, इसने कहा है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। व्हाट डू मीन बाय सॉवरेन? व्हाट डू मीन बाय सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब क्या है आपका? ठीक है, आपको देखना है क्या सॉवरेन का मतलब क्या है। अब सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब आप सिंपल सा याद रखो, नो फॉरेन, नो फॉरेन मतलब हमारी कंट्री क्या है? नो फॉरेन रूल, नो फॉरेन रूल। सॉवरेन है मतलब आज़ाद है, किसी के दबाव में नहीं है, कोई फॉरेन रूल हमारी कंट्री पर नहीं है। ठीक है, आप ही बताइए, क्या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री का अभी भी हमारे पर अधिकार है? नहीं ना। तो हमने क्या कहा, हम फ्री हैं, सॉवरेन हैं, किसी भी कोई फॉरेन रूल हमारी कंट्री पर अब से लागू नहीं होता है। ठीक है। और क्या है? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। आगे क्या है? सेकुलर, सेकुलर मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष। आपको पता है कि इंडिया, एक्चुअली देखो सेकुलर भी कई तरह का होता है, एक होता है वेस्टर्न सेकुलर, एक होता है इंडियन सेकुलर। हमारे यहाँ का सेकुलर अलग है, हमारे हम यहाँ धर्मनिरपेक्षता को किसी और नज़रिए से देखते हैं। अब देखो, वैसे सेकुलर का मतलब क्या होगा भाई? रिलीजन से, मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं होना। क्या जबकि इंडिया में ऐसा है? नहीं। हमारा सेकुलर कुछ इस तरह का है कि हर एक धर्म, हर एक धर्म से समान डिस्टेंस करनी है आपको, रिलीजन से। ठीक है, मतलब किसी एक धर्म का नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों का है इंडिया। ठीक है, ये हमारे यहाँ सेकुलर की डेफिनेशन है। अब और क्या कहा है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मैंने आपको बता दिया, डेमो मतलब पीपल, क्रेटिक मतलब रूल। जहाँ पर जनता का रूल होता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। ठीक है। और क्या है? रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड यूज किया है मैंने। रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है मतलब हेड ऑफ द स्टेट है, वो इलेक्टेड होगा। कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। मतलब वो हेरिडेट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसीलिए हम कैसी कंट्री हैं? रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हमने अब तक प्रिम्बल के बारे में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रिम्बल, हमारा जो देश है, देखो प्रिम्बल का शुरू की लाइन क्या है? वी द पीपल, मतलब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, हम भारत की जनता।
ठीक है, सॉवरेन है, कोई फॉरेन रूल नहीं है, सोशलिस्ट है, सभी को समान रिसोर्सेज हैं, सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, डेमोक्रेटिक है, और यहाँ पर रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है। जस्टिस कितनी है? सोशल, तीन तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, और किसके बारे में बात करी है? इक्वलिटी के बारे में। और किसके बारे में बात करिए? फ्रेटर्निटी के बारे में। और फ्रेटर्निटी में आगे क्या लिखा हुआ है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आप कहोगे कि क्योंकि मैं आगे जाके इस वर्ड को यूज करूंगा, फिर आप कहोगे प्रिम्बल में, ऐसा तो मैंने कहीं बोला नहीं है। एक्चुअली लिखा हुआ है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे प्रिम्बल ऑफ द इंडिया तो उसमें आपको मिल जाएगा इंटीग्रिटी वर्ड। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये वर्ड है ना, कि आपका जो मैंने ये वर्ड लिए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड प्रिम्बल में नहीं थे। ये तीनों वर्ड प्रिम्बल में नहीं थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो तीनों वर्ड हैं, तीनों जो शब्द हैं, वो बाद में जोड़े गए हैं। किस कमेटी ने जोड़े थे? स्वर्ण सिंह कमेटी। किस कमेटी ने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मतलब संशोधन। मैं इसको लिखता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA। ठीक है, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। ठीक है, कौन सा संशोधन था? वो था 42वां, 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो मतलब जो ये तीन वर्ड हैं ये आपके पास आ जाएंगे कि प्रियम्बल में कौन से तीन वर्ड नहीं थे। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था। किस अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां अमेंडमेंट था। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि हमारा जो इसमें जो नीचे बताया था कि रिपब्लिक के बारे में बता दिया, सोशलिस्ट, सेकुलर, सब के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने जो प्रिम्बल लिया है वो किस देश को देख कर लिया है। आपको पता है कि हमारा जो प्रिम्बल है वो ड्राफ्टेड हुआ है किससे? यूएसए से। किससे? यूएसए से। अमेरिका से हमने अपना प्रिम्बल लिया है, मतलब उसको देखकर। ऐसा नहीं है कि जो का तो कॉपी कर दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर किसी ने अपने संविधान के आगे प्रिम्बल लगाया था तो वो अमेरिका था, यूएसए था। तो हमने देखा कि भाई अच्छा ठीक है, तो ठीक है, हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या लगाएंगे? प्रिम्बल लगाएंगे। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सार हम प्रिम्बल में ही बता देंगे। गॉट इट? तो अब हमने देख लिया कि पूरे प्रियम्बल के बारे में देख लिया। हाँ, जो हमारे किससे क्या लिया है, जैसे मैंने कहा है कि प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कहूँगा पार्लियामेंट की चीज़ कहाँ से ली है, मैंने कहूँगा इमरजेंसी कहाँ से ली है, ये मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए किस पर चलते हैं? अभी के लिए हम आगे चलते हैं अपने, हमने प्रियम्बल देख लिया, अब चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर। किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? पार्ट 1 के बारे में। किसके? पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 टू 4। ठीक है, अब आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल ये आपको याद रखने हैं, जो भी मैं आर्टिकल यहाँ लिखवा रहा हूँ ना वो आपको लिख लेने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाऊंगा तो आप, जिससे कि आपकी याद हो जाए और याद होने में करने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाए, क्योंकि आपको मेन तो नहीं लिखना है, आपको प्रीलिम्स देना है, जहाँ भी देना है ऑब्जेक्टिव ही पेपर आएगा। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा है? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटोरीज and other acquired area। अब देखो, अब मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ?
ताकि आप भी लिखें साथ में और आपकी याद भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर आएगा इंडिया कैसा कंट्री है। इंडिया एक क्या कह रहे, फेडरल कंट्री है, यूनियन ऑफ स्टेट है, इस तरह की चीजें आएंगी वहां पे। फिर आप कहोगे यार हमें क्या पता कि संघीय देश है या फिर राज्यों का संघ है, इस तरह की चीजें आएंगी। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इंडिया कैसा कंट्री है, यूनियन ऑफ स्टेट है। कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट। गलती से भी मत कह देना कि फेडरल है। फेडरल वर्ड भीमराव अंबेडकर जो हमारे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने यूज नहीं होने दिया। इस बात का उन्हें बहुत बहुत थैंक्स आज की सिचुएशन को देखते हुए। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल कंट्री नहीं है। ठीक है, अब व्हाट डू मीन बाय फेडरल? फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब होता है जहां पर, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ फेडरल मतलब क्या। फेडरल मतलब होता है, फेडरल मतलब होता है जहां पर सेंटर, केंद्र की और राज्य की, स्टेट की इक्वल पावर होती है। कैसी पावर होती है? इक्वल पावर होती है। क्या हमारे यहाँ ऐसा है? नहीं। अगर हमने ऐसा किया होता तो कल को कोई भी स्टेट कर उठ के खड़ा हो जाता कि मुझे तो अलग होना है, मैं तो अपना अलग देश बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए हमने क्या कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट है। हमारा भारत कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमने आर्टिकल 1 देख लिया है। अब चलते हैं आर्टिकल 2 के लिए। आर्टिकल 2। आर्टिकल तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल हमारा जो 2 है वो कहता है पार्लियामेंट कैन एडमिट एडमिट एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट न्यू स्टेट। देखो मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, बस उतना लिखवा रहा हूँ जो आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। अब इससे ज़्यादा कम क्या करूँगा मैं। हमारे भारत की संसद आर्टिकल 2 के हिसाब से कोई भी नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है, ऐड कर सकती है। अब कैसा नया मतलब क्या? अब देखो, अगर मैं कहूँ ये हमारा इंडिया है, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर कोई जैसे सिंध है, और हमने वो क्या कर लिया, उसमें से कोई भी एक स्टेट हमारे भारत में आ गया। जो भारत के ही स्टेट है उसके लिए आर्टिकल नहीं है ये। जो भारत से बाहर के अगर कोई राज्य या कोई जगह हम इंडिया में इंक्लूड करते हैं उसके लिए आर्टिकल है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एडमिट एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, नए राज्य है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि हमारे भारत की जो सपोज जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना था, बट के अलग हो गए, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 3। इनमें कन्फ्यूजन होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आर्टिकल 2 क्या है? जब हम बाहर से नए स्टेट ऐड करते हैं। और आर्टिकल 3 क्या है? जब हम अंदर के अंदर जो हमारे स्टेट है उन्हीं में जोड़ घटा गुना भाग नाम बदलना, उनके दो स्टेट को जोड़ देना, दो के तीन कर देना, चार के पांच कर देना, इस तरह की चीजें करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 3 पे। मैंने बताया आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 है पार्लियामेंट, ध्यान से वर्ड सुनना। पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन, आप इसको लिख सकते हैं, री ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज मतलब पुनर्गठन। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट, मैंने क्या कहा? एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ध्यान करो, एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है भाई, उनकी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ क्या कर सकते हैं भाई? उनका एरिया चेंज कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री बदल सकते हैं, उनका नेम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। ये सब करेंगे आर्टिकल 3 से। और जो बाहर से स्टेट आएगा वो करेंगे किसके? आर्टिकल 2 से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, अब क्या ऐसा आर्टिकल 3 को यूज हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। जैसे मैं कहूँ आर्टिकल 3 हमने यूज किया है, बताइए। आप भी सोचिए कहाँ यूज किया हुआ आर्टिकल 3 हमने। सोचिए सोचिए, आर्टिकल 3 कहाँ यूज किया हमने? आर्टिकल 3 यूज किया है भैया हमने 1950 में। जिस प्रदेश में आप रहते हो उसको पहले उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। हमने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 3 की मदद से। मैंने कहा ना आर्टिकल 3 की मदद से आप एरिया, आप बाउंड्री, आप नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा और कहाँ आर्टिकल 3 यूज किया होगा? 1953 में, जब आंध्र प्रदेश आंध्र आंध्र प्रदेश को लाया गया। किस बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे।
लैंग्वेज के बेस पे, भाषा के आधार पर बनाया गया क्या 1953 में, क्या आंध्र प्रदेश, किसकी मदद से, आर्टिकल 3 की मदद से। और कहाँ हो सकता है यूज, आर्टिकल 3 का यूज हुआ कहाँ, 2011 में। किस तरह से, उड़ीसा का नाम करके क्या बदल दिया, उड़ीसा कर दिया, ठीक है। और कहाँ हुआ, अरे 2014 में क्या हुआ था, 2014 में तेलंगाना बना था, नहीं बना था, बोलो भाई। यहाँ पर ये पूरा आंध्र प्रदेश था और यहाँ से तेलंगाना ऐसे कट गया, ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। पहला ही एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में हमने बात की है ना, ये सब किससे हुआ, आर्टिकल 3 से, देखा आर्टिकल 3 कितना पावरफुल आर्टिकल है, ठीक है। ओके, अब आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 chains are brought under in शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। मतलब जो हमारे अनुसूचियां हैं पहली और चौथी, उनमें आप चेंज कर सकते हैं, ये किस किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में, ठीक है। ओके, अब मैंने बताया कि पार्ट 1 हो गया हमारा, पार्ट वन में कितने आर्टिकल थे, आर्टिकल 1 से 4। अब पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आर्टिकल हैं 5 से 11। ये 5 से 11 याद रखना, जो पार्ट 2 है वो किसको डेडिकेटेड है, सिटीजनशिप को, सिटीजन सिटीजनशिप, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि एग्जाम के व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस इतना याद रखिए, सिटीजनशिप की कोई भी चर्चा होगी तो वह पार्ट 2 के अंतर्गत होगी और आर्टिकल 5 से 11 के बीच होगी। अभी हम किस पे डायरेक्ट मूव कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पे, किस पे, फंडामेंटल राइट पे। वो कौन सा पार्ट होगा, पार्ट 3। ऐसे कितने पार्ट हैं, 25 पार्ट है, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब ये बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फंडामेंटल राइट, कितने फंडामेंटल राइट है हमारे यहाँ, क्वेश्चन आता है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट कितने हैं, और फिर आपको दे देगा 5, 10, 6, 8। फिर वहाँ पे क्या होता है, गरबा स्टार्ट होता है, अरे क्या क्या था क्या था। पर हमने तो आर्टिकल 12 से 25 पढ़े हैं, इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फिर इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6। कितने, 6। पहला राइट कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, राइट, आप लिख लीजिए इसको, राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी के बारे में कौन बात करता है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच जितने भी आर्टिकल हैं सब राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 के बीच के जितने भी आर्टिकल हैं वो सब किसके बारे में बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। तीसरा आर्टिकल क्या है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, शोषण करना, ठीक है, शोषण मतलब शोषण के विरुद्ध, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24। चौथा आर्टिकल कौन सा है, रिलीजियस राइट, सॉरी मैं बोल रहा हूँ चौथा राइट, ठीक है, राइट, रिलीजियस राइट। आर्टिकल 25 से 28 तक सब कैसे आर्टिकल हैं, सॉरी कैसे आर्टिकल हैं, रिलीजियस के बारे में बात करेंगे, रिलीजियस राइट्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में है। 4 फंडामेंटल राइट हो गए, पांचवा कौन सा है, कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल राइट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 से 30, मतलब आर्टिकल 29, 30 किसके बारे में बात करेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज। अब मैंने कितने कहा था, आर्टिकल तो 6 है, छठा आर्टिकल कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब उपचार। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम हर एक, आप मैंने बता दिया कि कितने आर्टिकल, कितने राइट हैं, कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, ये आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, अब हम हर एक के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में, 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में, 18 के बारे में। लेकिन ये सारे आर्टिकल इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? राइट टू इक्वलिटी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, 20 के बारे में, 21 के बारे में, 22 के बारे में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? राइट टू फ्रीडम। फिर ऐसे ही 23-24 का रिप्रेजेंट करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फिर 25-28 रिलीजियस राइट, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं, पहला फंडामेंटल राइट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन सा? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18। ठीक है, तो हम कौन से आर्टिकल के बारे में बात करेंगे? पहले आर्टिकल 14। अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसके सब पार्ट भी होते हैं। मैं जस्ट आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे कराता जाऊंगा, क्योंकि जस्ट एक क्रैश कोर्स है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा, क्योंकि 15 के भी 6 पार्ट हो चुके हैं, 14 के भी कई पार्ट हैं, इस तरह से 20 के भी कई पार्ट हैं। बट मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर, बिफोर लॉ। ठीक है, मतलब नियम, लॉ के आगे सब इक्वल है, लॉ के आगे सब इक्वल है। जब मैंने इसको पढ़ा था ना, तो मैं बड़ा खुश हो गया था यार, आर्टिकल 14, वाह, मतलब लॉ के आगे सब, सब कोई बड़ा छोटा नहीं होता। फिर मैंने ठीक इसके आगे पढ़ा कि भैया प्रेसिडेंट को, गवर्नर को कुछ इम्यूनिटी होती है ठीक है, तो हर एक केस में ना कुछ आप ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या है हमारा? प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है हमें, मतलब भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, किसके ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति मतलब जो हमारे रेस है, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर मतलब लिंग के आधार पर, एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हमें क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है, मना है, प्रोहिबिट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? आर्टिकल 15। आगे चलते हैं, आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी भैया, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने भी रोजगार है सबको समान अधिकार मिलेगा, समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे आप जानते भी हैं, लेकिन इसमें साथ में ये भी लिख दिया, बट परमिट रिजर्वेशन। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, आगे क्या करते हैं? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या है? अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। अच्छा एक बात पूछूं ना आपसे, एक क्वेश्चन आ गया था मेरे पास सॉरी, क्या अनटचेबिलिटी मतलब क्या है आपका, आप बता सकते हैं? देखिए, याद रखना, अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, और हर एक आर्टिकल 16 हो, 14 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी आर्टिकल हो, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। सभी के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आर्टिकल काट ही कर रहा है। मतलब जैसे मैंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फिर नीचे कह देंगे आर्टिकल 16 के सब पार्ट में, अरे नहीं, हम वही वो जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको हम क्या देंगे? रिजर्वेशन देंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन
पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 17 ही ऐसा है जो एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, इसका कुछ भी नहीं, उसमें ये नहीं है कि ऐसा करने पर थोड़ा बहुत आप अनटचेबिलिटी कर सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट। अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 17 पूरा एब्सोल्यूट है अपने आप में, कंप्लीट है। ठीक है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अगर कि भाई अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो शायद आप अनटचेबिलिटी कर सकते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, किसी भी सिचुएशन में कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो रहा हो, आप अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमने बात करी आर्टिकल 15 कि भाई हम ऑन द ग्राउंड क्या कह रहे हैं, किसके धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स, इनके आधार पर हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। पर क्या ऐसा है? आप ही बताओ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ता है। अभी मैंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी है, पर क्या हम रिजर्वेशन नहीं देते? मैं ही नहीं कह रहा हूँ रिजर्वेशन देना गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ देते हैं ना। तो वो मैं क्या कह रहा हूँ कि हर एक के बारे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, टर्म एंड कंडीशन। बट 17 क्या है, पूरा अपने आप में पूरा आर्टिकल है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशिंग द टाइटल, अबोलिशिंग अबोलिशिंग टाइटल्स। बस इतना ही याद रखिए। देखो, मैं पूरी लाइन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स। तो बस पढ़ा, और इतना फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कोर्स को पूरा डेप्थ में लेके नहीं जाना चाहता। अब ऐसे बात करूँ तो आर्टिकल 18 के भी तो सब पार्ट होते हैं, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना है। आर्टिकल 18 मतलब क्या है कि आप किस तरह का भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे मैं कहूँ कि पद्म श्री मिलेगा आपको, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते पद्म श्री मोनूलाल या फिर कुछ भी। ठीक है, आपका नाम, आपको पद्म श्री मिला है, विभूषण पद्म, वो क्या कह रहे हैं, कुछ भी कोई भी वो अवार्ड मिला है, आप उसको अपने नाम के आगे ऐसे यूज नहीं कर सकते। आपको जैसे उठा के रखना होता है वो। मैं आपको केस बता रहा हूँ, अभी केस हुआ था कि एक जो काफी सेलिब्रिटी थी, तो उसको पद्मश्री मिला, तो उसने क्या करा, अपने घर के बाहर के पद्मश्री ऐसे से लिखवा दिया। तो किसी ने केस कर दिया, तो हाई कोर्ट से लेटर आ गया भाई को कि आप इसको वापस छिनवाएंगे या फिर बोर्ड पे से अपना नाम चेंज करें। तो मैं कह रहा हूँ, अब आप बात करोगे कि डॉक्टर लगाते हैं, है ना, इंजीनियर लगाते हैं, वो आपके एजुकेशनल टाइटल हैं। देखो, मतलब जो भी आपके मिलिट्री टाइटल हैं, जैसे मेजर, जनरल, इस तरह के टाइटल हैं, ये आपको वो है, छूट है, आप लगा सकते हैं। जो आपके एजुकेशनल टाइटल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, ये आप लगा सकते हैं। बट जो आपको वैसे आपको सोशल वर्क के लिए मिले हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इस तरह की चीजें आप अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो टाइटल बिल्कुल एबॉलिस्ड हैं। ठीक है, आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। तो हमने देखो 14 से 18 के बारे में हम जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, सब में क्या है, राइट टू इक्वलिटी, मतलब सबको समान अधिकार है, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, अब आगे हम जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे कितने फंडामेंटल राइट बच गए, 5 बच गए हैं, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक ही फंडामेंटल राइट हुआ है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, तो थैंक यू।